आज मैं आपको फ्लोरिडा में पाए जाने वाले कुछ क्रिप्टिड्स के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसे क्रिप्टिड्स जो फ्लोरिडा में तो फेमस हैं, लेकिन आपने शायद ही उनके नाम सुने होंगे। तो चलिए कहानी शुरू करता हूँ। रिटायर होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ करना होगा। इसलिए मेरी पत्नी और मैंने हाइकिंग करनी शुरू कर दी। मेरी पत्नी को हाइकिंग और कैंपिंग करना बहुत पसंद है, जो मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड सोल्जर हूँ और मुझे भी नेचर के बीच रहना बहुत पसंद है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आप शायद जानते होंगे कि पत्नियां हाइकिंग की बजाय मॉइस्चराइज़र और लोशन लगाने में ज़्यादा बिजी रहती हैं। मुझे ये सब कुछ खास पसंद नहीं। मुझे लगता है अगर आप नेचर के बीच रहना चाहते हैं तो आपको नेचर के नियम ही फॉलो करने चाहिए। आप शायद समझ ही गए होंगे कि मुझे एडवेंचर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं जब भी हाइकिंग पर जाता हूँ तब मैं क्रिप्टिड्स की खोज करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी इनकी कहानियाँ सुनने और इन पर शोध करने में बिताई है, और फ्लोरिडा में ऐसी कई कहानियाँ हैं, और सिर्फ इसी वजह से मेरा हाइकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। मेरी पत्नी के दादाजी ने पुराने समय में फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में एक हफ्ता बिताया था। ये एक विशाल जगह है, 2300 एकड़ से ज़्यादा का इलाका है, जहाँ दूर दूर तक दलदल और घास के मैदान हैं। उनके गुजर जाने के बाद मेरी पत्नी उनके उस सफ़र को दिन ब दिन फिर से जीना चाहती थी। अब वहाँ के चेरोकी जनजाति के लोग वेम्पस कैट की बात करते हैं। कहा जाता है वो एक 6 पैरों वाली हरी आंखों वाली बिल्ली है, जिसमें जादुई शक्तियां हैं। आप सोच रहे होंगे कैसी शक्तियां। कहा जाता है कि वो लाइट की स्पीड से भी तेज भाग सकती है, और जो लोग उसके बहुत करीब आ जाते हैं वो उन्हें सम्मोहित कर सकती है। मुझे उन अनदेखे प्राणियों के बारे में बहुत कुछ पता है, और अगर आप मुझसे पूछें तो एक म्यूटेंट पैंथर को ढूंढने की संभावना सबसे कम है, लेकिन शायद उतनी नहीं जितने विस्कॉन्सिन के उन बालों वाले एल्फ्स को ढूंढने की, जिनके बारे में मैंने कई बार सुना है। 1920 और 30 के दशक की कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं जो उत्तरी कैरोलिना से जॉर्जिया तक इन प्राणियों द्वारा मवेशियों को मारने की बात करती हैं, लेकिन उन रिपोर्ट्स को हंसी में उड़ा दिया गया और उन्हें कॉयोटेज या टाइगर जैसे दूसरे शिकारियों का काम माना गया। मैं वेम्पस कैट पर वापस आता हूँ। किसी कारण से वेम्पस कैट की कहानियाँ महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। उसे एक राक्षसी बिल्ली और एक जादुई महिला का मिश्रण बताया गया है। एक कहानी है जिसके अनुसार एक महिला का पति एक आत्मा द्वारा पागल कर दिया गया था। अपने पति का बदला लेने के लिए उस महिला ने अपना भूगर मास्क पहना और जादू के सहारे एक पहाड़ी बिल्ली की आत्मा को अपने अंदर भर लिया। उसने उस आत्मा को हराया और अपने कबीले की रक्षक बन गई और उनकी जमीन की रक्षा करने लगी। और सिर्फ इसीलिए मुझे एवरग्लेड्स नेशनल पार्क में इस मायावी क्रिप्टिड की खोज करने की सनक चढ़ी। मैं एक अपना ट्रैवल चैनल भी चलाना चाहता था, और शायद इसी वजह से मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर वेम्पस कैट की तलाश शुरू की। रात के 8 बजे के बाद हम एवरग्लेड्स के उस गहरे और रहस्यमय हिस्से में पहुंचे जिसे लोग अक्सर भूल जाना ही बेहतर मानते थे। हमने कुछ ऑडियो क्लिप्स भी तैयार की थी, बड़ी बिल्लियों की दहाड़ और पुकारें जो हमने यूट्यूब से ढूंढी थी। उनमें से हमने एक को चुना और प्ले करना शुरू किया। वो कूगर मेल की एक पुकार जैसी थी। हमें लगा शायद बिल्लियों की प्रजाति की आवाज़ सुनकर वेम्पस कैट हमारे आसपास आ सकती है। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, बस मकड़िया, मेंढक और बगुला ही दिखा। लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं थे। हम अपनी खोज में लगे रहे। मैं अपनी कहानी के अगले हिस्से से पहले एवरग्लेड्स के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। एवरग्लेड्स में खतरनाक और आक्रामक प्रजातियों की बड़ी समस्या है। कुछ काफ़ी साधारण हैं,
जैसे वॉकिंग कैटफिश, लेकिन कुछ बहुत खूंखार हैं। एवरग्लेड्स में सांप भी बहुत पाए जाते हैं, और कॉपरहेड्स या रैटल स्नेक नहीं। मैं बात कर रहा हूं बर्मीज पाइथन की। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी बड़ी बात है, जंगल में सांप तो मिलेंगे ही। लेकिन आप गलत हैं। फ्लोरिडा में पकड़ा गया सबसे बड़ा बर्मीज पाइथन 19 फीट लंबा था। अधिकारियों ने बताया कि सांप की लंबाई में वो एक नया विश्व रिकॉर्ड है, और ये बहुत बड़ी बात है। कीचड़ में चलने वाला कोई भी इंसान छोटे मोटे जीव देख सकता है, लेकिन इतने बड़े सांपों को कोई नहीं देख पाता। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? देखिए, फ्लोरिडा में हजारों पाइथन हैं, और जब तक आप सिर्फ उन्हीं का शिकार करने या उन्हीं को ढूंढने नहीं आते, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ हैं। हजारों घातक शिकारी हमारे हर कदम पर नजर रख रहे होते हैं। मेरा बस यही कहना है कि एवरग्लेड्स में बहुत बड़ी बड़ी चीजें रहती हैं। तो अपनी कहानी पर वापस आता हूँ। उस रात हमें वेम्पस कैट का कोई निशान नहीं मिला। मौसम उमस और गर्मी भरा था, और बहुत ज्यादा थकान होने के कारण हम होटल जल्दी वापस आ गए और नहा धोकर सो गए। अगले दिन हमने दादाजी के कुछ और ठिकानों का दौरा किया। हमने लंच भी काफी देर से किया, और मैं पूरे दिन अपनी उस प्यारी बिल्ली यानी वेम्पस कैट के बारे में सोचता रहा। लंच करने के बाद हम फिर से निकले। इस बार हम रास्ते से हटकर और दूर चले गए। हमें वेम्पस कैट तो नहीं मिली, लेकिन हमें कुछ और जरूर मिला, कुछ ऐसा जो थोड़ा ज्यादा मशहूर है। जैसा कि मैंने कहा, ज्यादातर लोगों ने वेम्पस कैट के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन आपने बिगफुट के बारे में जरूर सुना होगा। और आज मैं आपको उसी के जैसे फ्लोरिडा के मशहूर प्राणी के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है स्कंक एप। बिगफुट पैसिफिक नॉर्थवेस्ट अमेरिका में पाए जाते हैं, जबकि स्कंक एप्स फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में। ये बिगफुट से हाइट में भी थोड़े छोटे होते हैं, और इनका फर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और उनमें से स्कंक जैसी बदबू भी आती है। खैर, हमें लगा कि हम उस रहस्यमय प्राणी से टकरा गए हैं। जैसे ही हम पाइन के पेड़ों और कीचड़ के बीच भटक रहे थे, हमें कभी कभी बदबू का एक झोंका आता था। फ्लोरिडा में स्कंक की अच्छी खासी आबादी है, और मेरा पेट भी उस दिन ठीक नहीं चल रहा था, तो हमने उसे कुछ और समझकर टाल दिया। जब हम ट्रेल पर वापस निकले तो रास्ता खुला था, और ईमानदारी से कहूँ थोड़ा बोरिंग भी था। जैसा कि मैंने पहले बताया, स्कंक एप अपने पश्चिमी रिश्तेदारों से थोड़ा अलग है, और एक फेमस रिसर्चर के अनुसार दुनिया में सिर्फ 10 से भी कम स्कंक एप बचे हैं। खैर, हमें दलदल में चलते वक्त कुछ महसूस होने लगा। हमें बार बार लग रहा था कि हमारे आसपास कुछ है जो चुपके से इधर उधर हिल रहा था। कभी कभी हमें कीचड़ में पैर धंसने की हल्की सी आवाज आती, तो कभी दलदल से बाहर निकलने की छप छप की आवाज सुनाई देती। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो आवाजें धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। मेरी पत्नी एक बायोलॉजिस्ट है, यानी एक पेशेवर जीव विज्ञानी, और जो कोई झलक हमें उस चीज की मिली, वो ना तो पैंथर था, ना कोई भालू था, और ना ही कोई कॉयोटे था। हमने सोचा कि अगर हम काफी शोर करेंगे तो जो भी है वो डर कर भाग जाएगा। हमने मजाक में एक दूसरे से कहा कि शायद स्कंक एप ही हमारा पीछा कर रहा है, और हम हंसते हुए आगे चलने लगे। फ्लोरिडा के आदमी को 400 पाउंड के दलदली बंदर ने मार डाला। ऐसी खबरें मैंने बहुत बार सुनी थी, लेकिन इन कहानियों में एक समानता होती है। बताया जाता है कि सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है, और फिर लोगों को चमकती हुई आंखें दिखती हैं। हमें अपनी हाइकिंग के दौरान कई लट्ठों के ऊपर से कूदना पड़ा। उस रात हम वापस होटल लौट रहे थे, और ऐसे ही लट्ठों से परेशान हो रहे थे। लगभग 5 मिनट बाद मैं एक गड्ढे में गिर गया। एक ऐसा गड्ढा
जो पहले वहाँ नहीं था। पहले वहाँ एक सड़ा हुआ लट्ठा था, लेकिन अब वो गायब था और उसकी जगह कीचड़ से भरी थी। ऐसा लग रहा था कि वो जमीन से ही उखाड़ लिया गया था। हम लोग काफी घबरा गए और हमने जितना जल्दी हो सके वहां से निकलने का फैसला किया। फिर अचानक हमें बहुत तेज बदबू आने लगी। वो बदबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसा ज्यादातर लोग बताते थे। सेप्टिक टैंक की सफाई के बाद जो बदबू आती थी उससे भी बदतर। और वो बदबू लगातार नहीं आ रही थी। वो कभी बहुत तेज आती तो कभी एकदम गायब हो जाती। इसका मतलब वहां जो कुछ भी था वो इधर उधर हिल रहा था। हमें लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन हम जब भी पीछे देखने की कोशिश करते हमें कोई नहीं दिखता था। लेकिन फिर हमारे ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। वो लट्ठा जो गायब हो गया था, किसी ने बहुत जोर से मेरी पत्नी के सर की ओर फेंका। किस्मत से वो मेरी पत्नी को नहीं लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि इतना भारी लट्ठा कोई इंसान फेंक ही नहीं सकता था। हम समझ गए थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और अब जाने का समय है। मेरी पत्नी दौड़ना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोका। मैं जानता था कि अगर हम दौड़े तो बहुत बड़ी संभावना थी कि वहां जो कुछ भी था वो हम पर हमला जरूर करेगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पीछे हटो और नाले के किनारे किनारे चलो, वहां से हम मेन रास्ते पर जल्दी पहुंच सकते हैं। हम नाले तक पहुंच गए, लेकिन वहां जो कुछ भी हमारे पीछे था वो हमें आसानी से जाने नहीं दे रहा था। अब हमारे ऊपर लकड़ी के टुकड़े और बदबूदार कीचड़ फेंका जा रहा था। कुछ टुकड़े तो हमसे टकरा भी गए थे। उस वक्त मुझे लगने लगा था कि शायद कोई शरारती बच्चे हमें परेशान कर रहे थे, लेकिन जब मैं उस बड़े लट्ठे के बारे में सोचता हूँ तो उसे बच्चे तो छोड़ो, हट्टा कट्टा आदमी भी नहीं फेंक सकता। हमारे ऊपर वो हमले होते रहे और हम जितना शांत रह सकते थे उतने शांत होकर मेन गेट की ओर बढ़ते रहे। हम लगभग बाहर निकल चुके थे जब मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ शांत हो गया है। जंगल की सारी आवाजें बंद हो चुकी थी। अब तक मैं शांत था, लेकिन अब मुझे भी डर लगने लगा था। जब हम ट्रेल के पक्के हिस्से पर पहुंचे तभी एक चटकने की आवाज आई और हमने कुछ हिलने की आवाज सुनी। वो आवाज काफी पास थी। हमने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो जो कोई भी था बहुत ज्यादा चालाक और शांत था। शायद अब वो जा चुका था, क्योंकि उस आवाज के बाद हमारे ऊपर हमले बंद हो गए थे। हम होटल पहुंचे और बिना कुछ बात किए नहा धोकर सो गए। मैं अभी भी यही सोच रहा था कि ये सब हरकत बच्चों या शराब पीने वाले आदमियों का काम होगा, और सिर्फ यही जानने के लिए मैं अगले दिन फिर से उस कीचड़ में गया। मैं ठीक उसी जगह गया जहां वो लट्ठे का टुकड़ा हमारे ऊपर फेंका गया था। उस वक्त दिन का उजाला था और आसमान में बस कुछ बादल थे। मैंने अपनी पत्नी को होटल में ही छोड़ दिया था। पिछली रात की घटनाओं के बाद वो टीवी देखने में ज्यादा खुश थी, जबकि उसका पति कीचड़ में इधर उधर भटक रहा था। मैंने चारों ओर पैरों के निशान तलाशे, कुछ ऐसा जो हमारी शंकाओं को सही साबित कर सके। लगभग आधे घंटे बाद मुझे वो मिला जो मैं ढूंढ रहा था। पैरों के निशान, या कहें जो पहले पैरों के निशान थे। उन्हें जानबूझकर मिटाया गया था ताकि वो कम दिखे। मैं उसी दिशा में गया जिधर वो निशान जा रहे थे। अब सोचता हूं तो एहसास होता है कि उस चीज के निशानों का पीछा करना कोई अच्छा विचार नहीं था, लेकिन उसका एक फायदा हुआ। देखिए, उसने कुछ निशानों को छिपाने में गलती कर दी थी, और जो मैंने कीचड़ में देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे एक साफ पैर का निशान मिला और वो बहुत बड़ा था, और फिर एक और मिला। उसके बाद जमीन पानी में बदल गई और मैं आगे के निशानों को खो बैठा। वो पक्का किसी इंसान का काम नहीं लग रहा था,
लेकिन वो जो कुछ भी उस रात हमारे पीछे आया था वो काफ़ी दिमाग वाला था। मैं वापस होटल लौट आया। हम बार बार उस घटना पर चर्चा करते रहे। जो बात मुझे सचमुच परेशान कर रही थी वो थी एवरग्लेड्स का विशाल आकार। पता नहीं इतने विशाल जगह पर और क्या क्या छुपा होगा। मेरी दोस्त अपलाचियन ट्रेल पर अकेले हाइकिंग कर रही थी। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये एक काफ़ी मशहूर ट्रेल है और इसके आसपास एक पूरी कम्युनिटी बनी हुई है। वहाँ बियर और खाना आराम से मिलता है और कई फेमस कैंपिंग स्पॉट्स पर लोग इकट्ठा होते हैं। दरअसल मेरा एक और दोस्त उसी ट्रेल पर सोलो हाइकिंग करते वक्त एक लड़की से मिला था जो आज उसकी पत्नी है। इस कम्युनिटी में लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, इसलिए मेरी दोस्त को लगता था कि वो अपनी उस हाइकिंग में सुरक्षित रहेगी। पहली 3-4 रातों तक वो रास्ते में मिले अलग अलग लोगों या ग्रुप्स के साथ कैंपिंग करती रही और सब कुछ ठीक चल रहा था। लोग कैंपफायर के पास बैठकर कहानियां सुनाते, बियर पीते, स्मोर्स बनाते और कैंपिंग की बाकी गतिविधियां करते। लेकिन पहली बार उसने एक ऐसी जगह पर कैंप करने का फैसला किया जहां आसपास कोई नहीं था। वो थोड़ा अजीब था क्योंकि वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने इसे अपनी नर्वसनेस और पिछले दिनों में दूसरे लोगों के साथ बिताए अच्छे समय की वजह से टाल दिया। अगली 3 रातें उसने अकेले कैंप किया और हर रात उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो घबराहट धीरे धीरे एक ऐसे एहसास में बदल गई कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसे ये भी लगता था कि जब वो सुबह उठती है तो उसकी कुछ चीज़ें ठीक उसी जगह पर नहीं होती जहां उसने रात को छोड़ा था। लेकिन वो इस बारे में पक्का नहीं थी और उस बात को अपना वहम मानकर छोड़ देती थी। लेकिन फिर वो एहसास इतना गहरा हो गया कि उसने अगली कुछ रातों के लिए जानबूझकर दूसरों के साथ कैंप किया। जब उसे ठीक लगने लगा, उसने फिर से अगली रात अकेले कैंप करने का फैसला किया। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन वो एहसास फिर से लौट आया और इस बार वो एहसास इतना ज़्यादा था कि उसने अगले कस्बे में पहुंचते ही ट्रेल को पूरा करने का इरादा छोड़ दिया। वो अपने घर पहुंची और एक बहाना बनाया कि उसका टखना मुड़ गया था, क्योंकि उसे लग रहा था अगर उसने कहा कि सिर्फ एक एहसास की वजह से उसने हाइकिंग छोड़ दी तो घर वाले उसे पागल कहेंगे। कुछ हफ्तों बाद उसे अपनी हाइकिंग और कैंपिंग की यादें ताज़ा करने का मन हुआ और उसने अपने डिजिटल कैमरा में ली गई हाइकिंग की तस्वीरें देखना शुरू किया, जिसे उसने घर लौटने के बाद से छुआ भी नहीं था। उसने वो तस्वीरें देखी जो उसने शुरुआती दिनों में खींची थी। प्रकृति के नज़ारे और रास्ते में मिले लोग, सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। लेकिन फिर उसे एक तस्वीर दिखी जिसमें वो अपने स्लीपिंग बैग में अपने टेंट के अंदर सो रही थी। ये बात बहुत अजीब थी। उसकी खुद की सोते हुए फोटो कैसे हो सकती थी? लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद किसी ने जिससे वो मिली थी मजाक में उसका कैमरा उठाया होगा और उसकी तस्वीर खींच ली होगी, क्योंकि वो तस्वीर रात की थी और कैंप साइट को पहचानने के लिए उसमें कुछ खास नहीं था। लेकिन फिर उसने और तस्वीरें देखी जिसमें वो अपने टेंट में सो रही थी और इस बार उसने कैंप साइट को पहचान लिया था। वो वही जगह थी जहां वो अकेले कैंप कर रही थी। जैसे जैसे वो और तस्वीरें देखती गई, उसे एहसास हुआ कि हर उस कैंप साइट पर उसके सोते हुए की तस्वीर थी जहां वो अकेले कैंप कर रही थी। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसकी फोटोज उसी के कैमरा से कौन ले रहा था और वो जो भी था, कितने दिनों तक उसने उसका पीछा किया था। इस सब के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो फोटोज देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई दोबारा से सोलो हाइकिंग का प्लान करेगा, और हुआ भी ऐसा ही।
मेरी उस दोस्त ने सोलो हाइकिंग का सपना हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मेरे घर के पास एक बड़ा नेशनल पार्क है जो एक संरक्षित क्षेत्र भी है। क्योंकि हम बहुत घनी आबादी वाले उपनगरीय इलाके में रहते हैं जहाँ ज़्यादा हरियाली नहीं है, इसलिए वो पार्क बहुत विशाल है। उसमें मीलों लंबी साइकिलिंग और हाइकिंग ट्रेल्स भी हैं। लंबी बात को छोटा करता हूँ, 2016 की एक रात करीब 11 बजे मैंने दौड़ लगाने का फैसला किया। मैं थोड़ा अजीब हूँ क्योंकि मुझे दौड़ते वक्त लोगों से बचना पसंद है। मैं ऐसा ही हूँ। मुझे दौड़ लगाते वक्त किसी और से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अपने फ़ोन को टाइट पकड़ा, उसकी फ्लैशलाइट ऑन की और नेशनल पार्क के किनारे मिट्टी की एक हाइकिंग ट्रेल पर दौड़ शुरू की। रात में दौड़ने से मुझे ज़्यादा ऊर्जा महसूस होती है। मैं इसे ठीक से बयां नहीं कर सकता। वहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती, सिर्फ नेचर होता है और रात के जंगल की आवाज़ें। शायद मुझे वो सब बहुत पसंद है। पिछले हफ्ते उस पार्क में एक लाश मिली थी, लेकिन मैंने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि मैं अपने राज्य के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक में रहता हूँ। साथ ही ये एक वीकडे था, तो उस पार्क में मेरे अलावा और कोई नहीं था। कम से कम मुझे तो यही लगा। करीब 10 मिनट दौड़ने के बाद मैं थक गया। उस वक्त मेरी फिटनेस ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मुझे सांस लेने के लिए रुकना पड़ा और जैसे ही मुझे पहला बेंच दिखा, मैं उस पर जाकर बैठ गया। मैं मानता हूँ उस अंधेरे इलाके में मेरा अकेला होना बहुत डरावना था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे जंगल के बीच में अकेले होना। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं और सच कहूँ तो मैं थोड़ा सा डर भी रहा था। ज़्यादातर आवाज़ें जानवरों की थी, इसलिए जब मुझे पास में पत्तियों और टहनियों के टूटने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने मान लिया कि वो कोई रैकून या लोमड़ी होगी। लेकिन मेरी हालत तब खराब हुई जब मैंने देखा कि एक पेड़ के पीछे कुछ लंबा सा छिपा हुआ है। मैं ठीक से नहीं देख पाया कि वो क्या था क्योंकि मेरे आईफोन की फ्लैशलाइट उतनी तेज़ नहीं थी। मैं खड़ा हुआ और थोड़ा करीब गया। मैं थोड़ा झुककर चल रहा था क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे जानवर का ध्यान मुझ पर नहीं जाएगा। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने एक पेड़ के चारों ओर लिपटे हुए हाथ देखे। मेरा दिल जैसे बैठ ही गया था। उन हाथों ने पुराने सफ़ेद दस्ताने पहन रखे थे। मुझे लगा जैसे मैं अचानक किसी जिंदगी या मौत की स्थिति में आ गया हूँ। इससे पहले कि मैं देख पाता कि उस पेड़ के पीछे कौन था, वो खुद मेरे सामने आ गया। अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट की रोशनी में मैंने जोकर के कपड़े पहना हुआ एक आदमी देखा। जितनी रोशनी में मैं देख पा रहा था उसमें यह साफ था कि उस शख्स ने अपने जोकर कॉस्ट्यूम में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेकअप से लेकर जोकर के जूतों तक सब कुछ परफेक्ट था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने एक बेसबॉल बैट पकड़ा हुआ था जिसमें कई सारी कीलें ठुकी हुई थी। उसका सर नीचे की ओर झुका हुआ था जिससे वो और भी खतरनाक और डरावना लग रहा था। वो बहुत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जितना तेजी से हो सके वहां से भागना। मैं ट्रेल पर नहीं भागा बल्कि जंगल की ओर दौड़ा और मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मुझे उल्टी नहीं आने लगी। मैंने बताया था कि मैं पहले ही थक चुका था और अब भागना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने फ्लैशलाइट बंद की और एक पेड़ के पीछे झुककर छिप गया। फिर मैंने किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनी जो सिर्फ 10 फीट दूर से मेरे पास से गुजरी। जब उन कदमों की आवाज़ दूर फीकी पड़ गई, मैं वापस ट्रेल पर आया और उसी रास्ते से जितना तेज हो सके अपने घर की ओर भागा। जब मैं सड़क तक पहुंचा तो इतना दौड़ने की वजह से मैंने सचमुच उल्टी कर दी।
मैंने पहले किसी से उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन हर कोई मान रहा था कि पिछले हफ्ते मिली लाश का ताल्लुक किसी सिरफिरे इंसान से ही था। मैंने उसके बारे में पुलिस अधिकारियों को सूचित किया और उस इलाके से कुछ समय के लिए दूरी बना ली। दिन में तो मैं कभी कभी वहां गया हूं, लेकिन रात में मैं वहां फिर कभी नहीं गया। जिस कस्बे में मैं बड़ा हुआ उसके पास एक जंगल है जिसमें कई कैंपिंग स्पॉट्स हैं। कुछ साल पहले मैं अपने परिवार से मिलने के लिए एक हफ्ते के लिए वापस गया था। उस दौरान मैंने कैंपिंग करने का फैसला किया। मेरे पास जो सामान था वो बहुत बेसिक था, लेकिन मैं कुछ खास करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं बस एक अच्छी जगह ढूंढना चाहता था जहां मैं एक दो रात कैंप कर सकूं। मैंने एक रैंडम ट्रेल चुनी और उस पर चलने लगा। मुझे पता था कि ज़्यादातर ट्रेल्स जंगल के अंदर कुछ मील दूर एक तालाब तक जाती हैं, तो मुझे उम्मीद थी कि मैं भी वहीं पहुंचूंगा। लेकिन जब मैं 5 या 6 मील तक चल चुका था तो मुझे एहसास हुआ कि ये ट्रेल कहीं और ही जा रही थी। अब मैं एक्साइटेड था। मैं ये जानना चाहता था कि वो ट्रेल मुझे कहाँ ले जाएगी। लेकिन घंटों चलने के बाद ऐसा लगा जैसे वो एक अंतहीन ट्रेल है जो कहीं नहीं जा रही और ना ही खत्म होने का नाम ले रही। जब मेरी टांगें जवाब देने लगीं तो मैंने ट्रेल के किनारे एक छोटी सी जगह ढूंढी जहां मैं रात के लिए कैंप लगा सकूं। सूरज डूबने वाला था तो मैं जल्दी जल्दी अपना कैंप सेट करने लगा। मेरे पास बस कुछ मिनट ही बचे थे इससे पहले कि पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाए। मैंने जल्दी से कैंप फायर जलाई। कैंप फायर ने आसपास की अच्छी खासी जगह को रोशन कर दिया, लेकिन इतना नहीं कि मैं अपने कैंप से 15-20 फीट से ज़्यादा दूर जा सकूं। मैं बैठा रहा और रात की चाय बनाने के लिए पानी उबाला। समय का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, लेकिन शायद 1 घंटा बीत चुका था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन तभी मुझे ट्रेल पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि कोई जानवर है, जैसे भालू या कुछ और, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आया मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो एक इंसान था। मैं ध्यान से देखने लगा। थोड़ी ही देर में कोई मेरी कैंपफायर की रोशनी में हल्का हल्का दिखने लगा। मैं ट्रेल से थोड़ा ज़्यादा दूर था, इसलिए मैं उसे ढंग से देख नहीं पाया। बस इतना पता चला कि वो एक लंबा इंसान था जिसके पास एक बैकपैक था। वो वहाँ रुका नहीं, उसने कुछ किया भी नहीं, बस ट्रेल पर चलता रहा और मेरे कैंप साइट को पार कर गया। जैसे ही उसके कदमों की आवाज़ धीमी पड़ गई, मुझे ये बहुत अजीब लगा। वो बिना फ्लैशलाइट के इतनी रात को हाइकिंग कर रहा था। जितना मैं देख पाया उसका बैकपैक काफ़ी बड़ा था और उसका बड़ा बैकपैक देखकर मैंने सोचा कि कोई एक्सपीरियंस्ड हाइकर ही होगा और उसे पता होगा कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मैं अपने कैंपफायर के पास 1 घंटे और जगा रहा, फिर उसके बुझने का इंतज़ार किया और अपने टेंट में जाकर सोने की कोशिश की। लेकिन आधी रात को मैं अचानक जाग गया। मुझे टॉयलेट प्रेशर लगा था। मैंने उसे रोकने और वापस सोने की कोशिश की, लेकिन जागने के बाद मैं आराम से सो नहीं पाया। मैंने टेंट की जिप खोली और बाहर निकला। मैं अपनी कैंप साइट से करीब 20 फीट दूर गया और अपना काम किया। फिर जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे टेंट के दूसरी तरफ दूर मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा। चांद की रोशनी इतनी नहीं थी कि मैं उसे साफ देख पाऊं, लेकिन मेरे अंदर कुछ कह रहा था कि वो एक इंसान था। मैं धीरे धीरे टेंट की ओर वापस चला। मेरी आंखें पूरी तरह खुली थीं और मैं अपने कैंप को घेरे हुए पेड़ों के चारों तरफ देख रहा था। फिर मैंने सावधानी से टेंट में हाथ डाला और अपना बैकपैक निकाला, जिसमें से मैंने अपनी फ्लैशलाइट निकाली। मैंने फ्लैशलाइट ऑन की और तभी मुझे ट्रेल के पास खड़ा एक इंसान दिखा। वो लंबा था
बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने रात को देखा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, वो तेजी से पेड़ों के पीछे भाग गया और रोशनी के बाहर हो गया। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं शायद पूरे 1 मिनट तक फ्लैशलाइट लिए वहीं बैठा रहा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अब क्या करूं। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास जल्द से जल्द वहां से निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं जो कुछ पैक कर सकता था उसे पैक किया और अपना सस्ता टेंट वहीं छोड़ दिया और ट्रेल की ओर चलना शुरू किया। जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मैंने उसे आखिरी बार देखा था, मुझे और भी ज़्यादा डर लगा, क्योंकि वहां उसका कोई निशान नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो अभी भी मुझे देख रहा था या शायद मेरा पीछा कर रहा था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट ऑन रखी और ट्रेल पर चलता रहा, रोशनी को चारों तरफ पेड़ों पर डालता रहा और सावधानी से वापस जाने की कोशिश करता रहा। आधे रास्ते में सूरज निकलना शुरू हो गया था और मैं बिना किसी नुकसान के वापस पहुंच गया। जब मैं घर पहुंचा, मैंने उस ट्रेल को ढूंढा जो मैंने ली थी। मुझे पता चला कि वो कोई नॉर्मल ट्रेल थी ही नहीं। शायद वो आदमी भी मेरे जैसा ही कोई था जो गलती से उसी रास्ते पर चला गया था। लेकिन मैं उस घटना को समझ नहीं पाया। वो आधी रात को मेरे कैंप की जासूसी क्यों कर रहा था और वो वहां कब से था? कभी कभी मुझे लगता है कि वो रात शायद मेरी आखिरी रात होने वाली थी और मेरे उस वक्त वहां से निकलने का फैसला शायद एकमात्र ऐसा रास्ता था जिसकी वजह से मैं जिंदा वापस आ पाया।